सभी को नमस्कार। मेरा नाम राजन बाबू है और एथिक्स का पहला टॉपिक हमारा समाप्त हो चुका है, लगभग समाप्त हो चुका है। उसमें किसी प्रकार का कोई भी डाउट आपको लग रहा है तो आप कृपया पूछ लें, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां जाइए, अपना किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल आप टाइप कीजिए, जवाब आपको मिलेगा। अभी तक कमेंट तो खूब सारे आए हैं, मतलब कुछ कमेंट आए, खूब सारे तो नहीं आए, लेकिन सवाल एक भी नहीं आया उन कमेंट्स में। तो सवाल आप पूछ सकते हैं, कोई आप टॉपिक बताओगे तो उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे अलग से। आज इस वीडियो में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो हम गत प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। मैंने इसके लिए अभी एक पोस्ट की थी, यानी कि पिछले सालों के जो भी क्वेश्चंस थे वो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए थे, मतलब कि केवल वीडियो पोस्ट टाइप में जो डाले थे वो। उम्मीद है वो आपने लिख लिए होंगे। ये उन क्वेश्चनों की लिस्ट है जो मैंने डाला था 2024 से लेकर के और 2013 तक जो प्रश्न है हमारे, उनकी ये लिस्ट है। उम्मीद है आपको ये दिख रही होगी अच्छे से, पीछे तो कुछ भी नहीं है, ये 2 पेज हैं। तो इन प्रश्नों पे हम चर्चा करने वाले हैं आज। गत वर्षों के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, प्रश्न उत्तर लिखने का अभ्यास करेंगे, तो टॉपिक जो है वो टॉपिक में क्लैरिटी आती है, हमारी समझ में आता है कि हमने जो कुछ पढ़ा है उसे हम लिख सकते हैं कि नहीं, शब्दों में ढाल सकते हैं कि नहीं। अगर यूपीएससी में सिलेक्शन चाहिए आपको तो सबसे बड़ी चीज जो आपको आनी चाहिए वो है आंसर राइटिंग टेक्निक। और एथिक्स में हम ज्यादा अच्छे नंबर लेकर के आ सकते हैं, तो एथिक्स पे ज्यादा दारोमदार रहता है जीएस में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं गत वर्षों के प्रश्नों पर। देखिए, मैं आपको एक बार परीक्षा का पैटर्न बता देता हूं। जैसे आपको पता ही है परीक्षा का पैटर्न, तो मैं पहले भी कई बार डिस्कस कर ही चुका हूं कि 2 खंडों में हमारा एथिक्स का पेपर आता है। यदि हम ए सेक्शन की बात करेंगे तो ए सेक्शन में जो है वो कॉन्सेप्चुअल यानी कि सैद्धांतिक प्रश्न आते हैं, और ये सैद्धांतिक प्रश्न जो आते हैं ये लगभग सभी 10 अंकों के आते हैं, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का आएगा। और शब्द सीमा जो रहेगी वो कितनी रहेगी, 150 शब्द सीमा रहेगी। ठीक। जो हमारा सेक्शन बी है वो हमारा आता है केस स्टडी का। यहां प्रश्नों के जो अंक हैं वो 10 से लेकर 15 तक वरी कर सकते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि 12 13 ऐसे नहीं होता, 10 या 15 ऐसे ही आते हैं, अक्सर करके 15 या 10। जो हमारा 250 अंकों का जो टोटल प्रश्न है, पेपर है, लगभग 120 के आसपास यहां से आ जाएगा, 130 के आसपास यहां से आ जाएगा। ये ऊपर नीचे होता रहता है, कोई फिक्स नहीं है, 100% नहीं है, क्योंकि इसका नाम आपको पता है यूपीएससी, इसीलिए इसका नाम है, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है। तो 100% नहीं है, पर हाँ लगभग इतना है। ये प्रश्न आएंगे, और यहां जो प्रश्न आएंगे 10-10 अंकों के, लगभग 10 से 12 प्रश्न आ जाते हैं, और यहां भी 8 से 10 प्रश्न आ जाते हैं। तो इस प्रकार कई बार ये प्रश्न ज्यादा भी हो सकते हैं, ये भी ज्यादा हो सकते हैं, कई बार 26 प्रश्नों तक भी चले जाते हैं। ये 20 से 26 के आसपास प्रश्न रहते हैं हमारे। तो इस प्रकार से रहता है, और ये आपका रहता है। केस स्टडी आपको सॉल्व करना है, तो केस स्टडी सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो ये है कि जो थ्योरी के जो हमारे 7 टॉपिक है पहले उनका अध्ययन कर लिया जाए, क्योंकि जब अध्ययन कर लोगे तो फिर केस स्टडी को सॉल्व करना थोड़ा आसान रहता है, कॉन्फिडेंस भी बनता है। आपको कुछ आता नहीं और आप केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए बैठ गए, आएगा कुछ है नहीं, तो कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा। तो इस प्रकार से, तो चलिए हम समय और ज्यादा इसमें है, अब हम प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं, एक एक प्रश्न को उठाएंगे और उस पर चर्चा कर लेते हैं। ये सैद्धांतिक प्रश्न है, ठीक है, 10 अंकों का आएगा। नॉर्मली देखो, सामान्य तौर पे जो अंक आएंगे 10 में से आपके 5, 6, 7, अक्सर करके इतने ही अंक आते हैं। आपको कोशिश करनी है 5 पे ना रहे, 5 से आगे जाएं, क्योंकि 5 पे तो साधारण आंसर लिखोगे तो ठीक है, 5 पे रह जाओगे, आंसर हमें अच्छा लिखना है।
आंसर जब हम लिखेंगे, जब सैद्धांतिक प्रश्न जो आते हैं हमारे, तो अभी मैं बता ही देता हूं, प्रश्न लेकर के फिर ही बता देता हूं कि प्रश्न में गहराई कैसे उत्तर में हमारे में गहराई कैसे हम लेकर के आ सकते हैं, कैसे हमारा उत्तर जो है वो बेहतरीन हो सकता है। पहले एक प्रश्न ही उठा लेते हैं, 2024 का ही पहला प्रश्न उठा लेते हैं। तो गत इसी साल का, अभी 2024 ही चल रहा है, पहला ही प्रश्न हम लेते हैं। पहला ही प्रश्न काफी लेंथी प्रश्न है ये, तो आपके पास होगा, ये नोट किया होगा मैंने, इसीलिए पहले पोस्ट कर दिया था, 4-5 दिन पहले ही कर दिया था। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। एथिक्स encompasses several key dimensions that are crucial in guiding individuals and organizations toward morally responsible behavior। तो ये तो एक पंक्ति हो गई, यानी कि नैतिकता में कई महत्वपूर्ण आयाम शामिल हैं जो व्यक्तियों और संगठनों को नैतिक रूप से उत्तरदायी व्यवहार की दिशा में मार्गदर्शन में सहायक होता है। एक तो एक लाइन दे दी। आगे प्रश्न क्या है, एक्सप्लेन द की डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, यानी कि नैतिकता के मुख्य आयामों को समझाइए। एक्सप्लेन द की डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, तो इसमें क्या आ गया, पहली चीज क्या आ गई, क्या लिखनी है हमें, नैतिकता के आयाम। दूसरी क्या आएगा, चर्चा कीजिए कि ये आयाम व्यावसायिक संदर्भ में, डिस्कस हाउ दिस डायमेंशन शेप एथिकल डिसीजन मेकिंग इन प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जब हम व्यावसायिक संदर्भ में, कैसे व्यावसायिक संदर्भ में नैतिक निर्णय, व्यावसायिक कॉन्टेक्स्ट में नैतिक निर्णय कैसे ये लेने में सहायक होंगे नैतिकता के आयाम से। तो हमारा प्रश्न के दो भाग है। पहला हमको जो एथिक्स के जो डायमेंशंस है वो भी समझाने बताने पड़ेंगे कि कौन कौन से होते हैं, और ये कैसे जो हमारे प्रोफेशनली जो हम एथिकल डिसीजंस लेते हैं उनको ये कैसे इफेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी आंसर राइटिंग, कैसे इसका उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि भाई शुरुआत करनी पड़ती है, थोड़ी भूमिका तो बनानी पड़ती है। भूमिका हम 2 पंक्तियों की बना सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा ऐसा कोई इंपॉर्टेंट इशू नहीं है। दूसरा फिर हम क्या करेंगे, आगे इसमें नैतिकता के आयामों की चर्चा कर देंगे। अब नैतिकता के कौन से आयामों की चर्चा करें, हमने तो खूब सारे पढ़े कि भाई नैतिकता के आयाम पढ़े, एक शाखाओं के आधार पर, दूसरा विचारधाराओं के आधार पर। विचारधाराओं के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, मार्क्सवादी, फ्रायडवादी, लैंगिक और नस्लीय। शाखाओं के आधार पर 3 हमने डायमेंशन पढ़े थे। पहला पढ़ा था हमने कौन सा, नॉर्मेटिव एथिक्स, मानकीय नैतिकता, फिर मेटा एथिक्स, अधिनीति शास्त्र, और तीसरा हमने कौन सा पढ़ा था, अप्लाइड एथिक्स। जो हमारा नॉर्मेटिव एथिक्स था उसकी भी हमने दोबारा से 3 शाखाओं में उसको बांट लिया था, डिओन्टोलॉजी, टेलियोलॉजी, वर्च्यू एथिक्स। और उसी में इंट्यूशनलिज्म यानी अंतःप्रज्ञावाद को भी हमने पढ़ा। टेलियोलॉजी में हमने किस किस बात को पढ़ा, स्वार्थवाद, सुखवाद, उसके बाद में उपयोगितावाद, फिर उसके बाद विकासवाद और फिर पूर्णतावाद। 5 वाद हमने उसमें पढ़े। तो इस प्रकार से काफी कुछ हमने पढ़ा था। लेकिन जब प्रमुख रूप से नैतिकता के आयामों की हम चर्चा करेंगे जो कि कौन से मानव क्रियाओं को प्रभावित करने वाले हैं, तो बात कौन सी हो गई, नॉर्मेटिव एथिक्स की बात हो गई। हालांकि डायमेंशंस तो सारे ही मानव क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से नॉर्मेटिव एथिक्स की बातचीत होगी। और नॉर्मेटिव एथिक्स में हम केवल 3 डायमेंशंस की ही चर्चा करेंगे यहाँ पर, और वो कौन कौन से हैं जो कि प्रमुख रूप से होते हैं आपको पता ही है। पहला आ जाता है डिओन्टोलॉजी, दूसरे नंबर पे आ जाता है टेलियोलॉजी, और थर्ड पे आ जाता है वर्च्यू। डिओन्टोलॉजी का नाम मैंने आपको पहले कई बार बता दिया, परिणाम निरपेक्षवाद कह दो, कर्तव्यवाद कह दो, नियमवाद कह दो, जो भी आपको कहना हो। टेलियोलॉजी को हम प्रयोजनवाद कह देते हैं, और वर्च्यू को हम क्या कह देते हैं, सद्गुण। तो थोड़ी थोड़ी डिटेल हम इनकी लिख देंगे,
इनमें एक एक दो विचारकों के नाम लिख देंगे, ये क्या होता है वो हम लिख देंगे, और ये कैसे प्रभावित करते हैं वो हम लिख देंगे। चलो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं इस क्वेश्चंस को, कि भाई एग्जांपल से आप इसको कैसे समझ सकते हो। देखिए सपोज करो कि मैं इसको रख देता हूं ना, एक डॉक्टर है, नया नया डॉक्टर बना, भाई गांव में आ गया, ठीक है, और गांव में आ गया क्या मतलब, एक हॉस्पिटल में आ गया, किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आ गया, बड़ा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है। एक मरीज आया है, मान लो कोई 21-22 वर्ष का कोई युवा आ गया, वो मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला सिचुएशन है ना, उसको उठा लो, उसमें से मुन्ना भाई को निकाल दो, डॉक्टर को मेन कैरेक्टर बना दो। वो लड़का आया है, जहर खा के आया है, लड़का ने सुसाइड की कोशिश की, लड़की वड़की का कोई मैटर हो गया। अब आप डॉक्टर हो, युवा हो, आप कह रहे हो कि यार इसका जल्दी से जल्दी इलाज शुरू कर दूं, लेकिन जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, वह बिना फीस जमा कराए कुछ नहीं होता, और नियम रूल बना हुआ है कि जब तक वो फीस जमा नहीं करा देता तब तक आप उसका इलाज नहीं कर सकते। और आपको पता है कि यदि इलाज में देरी हो गई तो ये बेचारा मर जाएगा, और आप ये चाहते हो कि जल्द से जल्द इसका इलाज शुरू हो। तो प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट आपका हो गया, व्यावसायिक संदर्भ हो गया कि आप एक डॉक्टर हैं, आपको इस समय फैसला लेना है, आपको एथिकल डिसीजन लेना है, नैतिक निर्णय यहाँ पे लेना है। और यहाँ पे जो आप नैतिक निर्णय ले रहे हो तो वो 3 चीजों से, यानी कि डायमेंशन, नैतिकता के जो एथिक्स की जो डायमेंशन है वो 3 डायमेंशन आप प्रभावित कर रही हैं। पहली कर रही है डिओन्टोलॉजी, जो कह रही है नियमवाद, कि तुम्हें तो बस नियम फॉलो करना है, रूल। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर तू इंसान, तेरा कर्म है, तेरा कर्म क्या है कि भाई जब मरीज तेरे पास आएगा तो इलाज करेगा ना, रूल बना हुआ है, तू क्या कर सकता है इसमें, वो खुद को समझा रहा है ना। तो नियमवाद, या तो वो नियम का पालन करे, पर उसको पता है नियम का पालन करूंगा तो ये मर जाएगा, हो सकता है मर जाए, 100% गारंटी नहीं, हो सकता है मर जाए। अब टेलियोलॉजी यानी प्रयोजनवाद, यानी कि ये रिजल्ट देखेंगे, अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात करेंगे, ये कहेंगे कि परिणाम अच्छा होना चाहिए, रूल जाए, रूल को हम परवाह नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे वो ये क्या करेगा, यहाँ उसके सामने क्या है कि नहीं भाई मैं तो क्या करूंगा, चाहे मुझे ये सैलरी काट ले मेरी, चाहे ये मुझसे पैसे ले ले, पर मैं क्या करूंगा, मैं तो इसका इलाज उपचार शुरू कर दूंगा, इलाज शुरू कर दूंगा, क्योंकि वो रिजल्ट के बारे में सोच रहा है, नियम के बारे में नहीं सोच रहा। और सद्गुण एथिक्स कैसे प्रभावित करेगा, क्योंकि हमने अपने आप में साहस का गुण विकसित कर लिया, अपने आप में न्याय का गुण विकसित कर लिया। अब जब साहस का गुण इतना ज्यादा विकसित हो गया कि वो डरता ही नहीं कॉर्पोरेट्स की जॉब से, नौकरी से और किसी बातों से, वो सोचता है जो होगा जो हो जाएगा। अब आप समझिए, तो ये जो परिस्थिति है ये तय कर रही है आपके डिसीजंस को, और किसमें, प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में, व्यावसायिक संदर्भ में, कि चिकित्सक है। देखिए इसमें आप चाहो तो एक चीज और जोड़ सकते हो, हमारे महात्मा गांधी जी को और जोड़ लो आप। गांधी जी ने कहा था कि 7 पापों से दूर रहना है, ये 7 सिन उनको कहते हैं गांधी जी के, उन पर क्वेश्चन भी आया हुआ है एथिक्स में ही, उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। और वो उसमें एक जो 7 पाप आते हैं उनमें से एक आता है नैतिकता के बिना व्यापार। नैतिकता के बिना व्यापार, व्यापार का मतलब यहां पे व्यवसाय भी है, आपकी नौकरी भी है, आप सिविल सेवक हो तो आपको नैतिक रह करके ही नौकरी करनी है, नैतिक रह करके ही जनता की सेवा करनी है। कलेक्टर साहब आपको नैतिक रहना है, नहीं तो ये 7 जो सबसे बड़े पाप होते हैं गांधी जी के अनुसार, उनमें से एक काउंट हो जाएगा। तो अब आप इस प्रश्न को समझ पाए होंगे कि ये प्रश्न बेसिकली आपको क्या समझाना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। इस प्रश्न की ये डिमांड है कि व्यावसायिक संदर्भ में कोई भी आप फैसला जो लेते हैं वो फैसला कैसे होगा। अब आपके पास विकल्प हैं उत्तर लिखने के,
कि आप कहो कि नहीं मैं एग्जाम्पल के तौर पे ही लिखूंगा, यही वाली सिचुएशन डाल देता हूं, यही वाली सिचुएशन में लिख देता हूं कि यदि वो डिओन्टोलॉजी यानी कि नियमवाद के अनुसार कार्य करेगा तो जो नियम है नियमों के हिसाब से ही काम करेगा, क्योंकि उसका कर्म क्या है डॉक्टर का कि वो हॉस्पिटल में नौकरी करता है तो हॉस्पिटल के नियमों का पालन करे। यदि आप लोक सेवक हैं तो संविधान को फॉलो करें, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, कोर्ट के, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो करें, कोई भी सरकार का कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आया तो उसको फॉलो करें। जब इन सब के बावजूद जब आपके पास स्कोप बचे तो ही आप क्या करेंगे, अंतःप्रज्ञा से फैसला करेंगे। तो फिर अंत में आप किससे फैसला कर सकते हो, अंतःप्रज्ञा से कर सकते हो। ये डिओन्टोलॉजी कहती है नियम, रूल इज रूल। पर आप भी जानते हो इस रूल के चक्कर में लोग बेचारे सरकारी ऑफिसों के कितने चक्कर काटते हैं। आप कभी ना कभी कोई ना कोई सरकारी ऑफिस तो गए होंगे छोटे मोटे। अगर कलेक्टर साहब हैं, कोई व्यक्ति गया, मान लो किस लिए गया कि कोई वो अच्छा काम करना चाह रहा है, सपोज करो कि वो अनाथालय खोलना चाह रहा है, तो वो जमीन है उसमें परमिशन मांग रहा है, गया है, पर कोई ना कोई कमी के आधार पर हर बार सरकारी ऑफिस जाता है, वहां से लौट आता है, कोई ना कोई कमी निकल आती है। रूल इज रूल, नियम तो नियम है और नियमों का मिसयूज भी किया जा सकता है। अब देखा जाए यदि किसी कोई कमी है नियमों के हिसाब से तो वो अनैतिक भी नहीं है, लेकिन आप लोक सेवक हो तो आपके पास ये शक्ति है कि आप क्या कर सकते हो कि नहीं यार ये काम है तो कर देंगे, क्योंकि ये रूल इतना बड़ा नहीं है कि इससे कोई बहुत बड़ा खतरा उपस्थित हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा असंवैधानिक कार्य हो जाएगा। अब यदि कोई व्यक्ति सोचे कि नहीं मैं तो परिणाम की सोचूंगा, अधिकतम लोगों के अधिकतम परिणाम की, अधिकतम सुखों की, तो परिणाम सापेक्षवाद क्या करेगा कि भाई ये क्या करेगा, रोगी का इलाज ही कर देगा, चाहे भले ही क्या हो जाए, नियमों का उल्लंघन ही क्यों ना हो जाए। और यदि वर्च्यू एथिक्स यदि उसमें होगा, साहस का गुण होगा, तो हो सकता है कि वो इलाज भी कर दे। तो ये लिखा, ये लिख करके इनके बारे में 2-2 3-3 लाइन पंक्तियां लिखी और उसके बाद में निष्कर्ष में लिखा कि गांधी जी बोल करके गए, भाई 7 पाप को सिद्धांत देके गए। गांधी जी के 7 पाप वैसे आपको पता है क्या? वैसे देखो यहाँ बताने की आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी बता देता हूं। चलो, नैतिकता के बिना व्यापार होता है, और त्याग के बिना पूजा, त्याग के बिना पूजा, सिद्धांतों के बिना राजनीति। गांधी जी कह के गए हैं, सिद्धांत विहीन राजनीति मृतदेह के समान है जिसे जला देना चाहिए। यानी कि गांधी जी राजनीति में सिद्धांतों को बहुत ऊपर मानते थे, हालांकि वर्तमान के बहुत सारे नेता नहीं मानते, एक दूसरी बात है, पर गांधी जी तो सिद्धांतों के बिना राजनीति, मानवता के बिना विज्ञान। साइंस है तो उसमें ह्यूमैनिटी होनी ही चाहिए। यदि विज्ञान पे काम करोगे आप और मानवता का ख्याल नहीं रखोगे तो भाई कुछ नहीं होगा ना। तो कितने हो गए? 1 2 3 4, कौन सा बच गया? नैतिकता के बिना व्यापार, त्याग के बिना पूजा, सिद्धांतों के बिना राजनीति, मानवता के बिना विज्ञान, और परिश्रम के बिना धन, चरित्र के बिना ज्ञान। तो ये गांधी जी के 7 पाप हो गए। 1 2 3 4 5 और 6, एक और बच गया क्या भाई? नैतिकता के बिना व्यापार हो गया, त्याग के बिना पूजा हो गई, सिद्धांतों के बिना राजनीति हो गई, मानवता के बिना विज्ञान हो गया, परिश्रम के बिना धन हो गया, चरित्र के बिना ज्ञान हो गया। और क्या बच गया? एक, चलो कोई नहीं, एक और बच गया होगा। लेकिन यदि आप देखोगे तो यहाँ पे नैतिकता के बिना व्यापार को चुनौती दी जा रही है कि भाई देखो व्यापार वो कर रहे हैं लेकिन बिना नैतिकता के कर रहे हैं। किसके कर रहे हैं? बिना नैतिकता के कर रहे हैं। तो नैतिकता के बिना व्यापार हो गया, त्याग के बिना पूजा हो गई, सिद्धांतों के बिना, हाँ, अंतरात्मा के बिना सुख, अंतरात्मा के बिना
के बिना सुख। तो ये गांधी जी के 7 पाप है। यहां पे हमको केवल इस वाले का ही जिक्र करना है, और आप चाहो तो इस वाले का भी जिक्र कर सकते हो, पर यहाँ पे परिश्रम तो होगा ही। आप इलाज करोगे तो परिश्रम तो होगा ही ना। तो वो वाली बात है, सॉरी है ना, तो वो वाली बात है। लेकिन यहाँ इसका कर सकते हो, भाई व्यापार कर रहे हो तो नैतिक तो होना ही पड़ेगा, तो ये आप कह सकते हो। एक और एग्जांपल लेकर के और समझ लेते हैं, आपको आसान करने के लिए। देखो, समझ में आ जाना चाहिए, जब तक समझ में नहीं आए तो फिर कोई वो नहीं है, मजा नहीं है। आपने ठेका निकाला, किसी चीज का ठेका दिया, मान लो आपने ठेका दिया किसका, मान लो स्वास्थ्य केंद्र खुलना है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुलते हैं ना गांव में, उसको बनाने का ठेका दिया। तो जिस ठेकेदार को ठेका मिला, तो किसी गांव में वो बना रहा था, किसी पंचायत में बना रहा था, गांव वालों ने एक शिकायत मिल गई, आपके पास पहुंच गई कि भाई ये तो क्या कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, रिश्वतखोरी कर रहा है, ढंग से नहीं बना रहा, भाई बेईमानी कर रहा है। या फिर इसको मत लो आप, इसमें क्या है कि एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा कम आ जाएगा। मान लो कि उसने आपको रिश्वत देने की, कोई दूसरा ठेकेदार आ गया और उसने वो रिश्वत दे रहा है आपको कि भाई ठेका मुझे ही दे दो, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करोगे? तो वही है कि भाई नियमों का पालन करें। नियमों के पालन के हिसाब से, जैसे मान लो कि आपको पता है कि भाई ये ठेकेदार है, ये हमेशा से इसी डिस्ट्रिक्ट का ठेकेदार है, हमेशा से बेईमान रहा है, इसको ही ठेके मिलते हैं सारे, और इसको भी मैंने ठेका दे दिया क्योंकि ये सबसे सस्ती रेट लिखेगा और नियम के हिसाब से इसी को ही ठेका जाएगा, और ये महाबेईमान आदमी है। दूसरा, भाई रिजल्ट के हिसाब से काम करे कि नहीं भाई ठेका इसको नहीं देंगे क्योंकि ये रेट कम लिखा है, बेकार बनाएगा, तो हम किसी और को लिखेंगे। लेकिन नियम कहता है कि जो सबसे कम रेट देगा ठेका उसी का उठेगा। तो इस प्रकार की जो परिस्थितियां होती हैं, उनमें जो फैसला लिया जाता है वो किसके आधार पर लिया जाता है? नैतिकता के आयामों के आधार पर लिया जाता है। अब आप समझ गए होंगे परिस्थिति तो, है ना। मैं थोड़ा सा इनको बताऊं कि पैसे तो पिछले वीडियोज में मैं काफी अच्छे से बता चुका हूं, लेकिन यदि आप चाहो तो मैं थोड़ा सा और बता देता हूं। गांधी जी के 7 पाप उतार लेना। वैसे तो हम जब टॉपिक नंबर 5 पढ़ेंगे उसमें गांधी जी को स्पेशली पढ़ेंगे, और गांधी जी पे 3 से 5 घंटे का समय हम खर्च करेंगे, और गांधी जी के 7 पाप देखेंगे। गांधी जी के 7 सिंस पे क्वेश्चन आ चुका है एथिक्स में, ध्यान रखना। और 7 पापों में, जैसे मैं भूल गया था ना, अभी कोई ना कोई सब भूल जाते हैं, चूक जाते हैं, कई बार नहीं रह पाता ध्यान, या कई बार ऐसा हो जाता है कि यार मानवता के बिना व्यापार है कि नैतिकता के बिना राजनीति है कि क्या है, कई बार ऐसा कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो ठीक है, ये लिख लो, उतार लो आप। डिओन्टोलॉजी, टीलियोलॉजी, वर्च्यू एथिक्स थोड़ा सा मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ताकि यदि कोई बच्चा पहली बार ये वीडियो देख रहा होगा तो उसको भी समझ में आ जाए। वैसे तो इससे पहले जो 2 वीडियो बनाए वो इसी पे बनाए। नियमवाद की जब भी हम बात करेंगे, नियमवाद की हम जब भी बात करेंगे तो 2 लोगों का जिक्र हमेशा आता है। एक पुस्तक का नाम आता है और एक व्यक्ति का नाम जिक्र आता है। उस व्यक्ति का नाम है इमैनुअल कांट, और जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम क्या है? गीता, भगवत गीता। ये दोनों ही क्या कहते हैं? तुमको तो अपना काम करना है, बस कर्तव्य करते रहो, जो भी तुम्हारे लिए कर्तव्य निश्चित किया गया है, तुम फल की इच्छा करो ही मत, परिणाम के बारे में सोचो ही मत। जैसे यदि तुम सैनिक हो तो तुम्हारा काम है युद्ध करना, तुम ये मत सोचो कि भाई परिणाम क्या होगा इसका, कि भाई इससे पर्यावरण के खतरे उत्पन्न होंगे, मानवता को हानि हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं। तुम्हारा सोचना काम नहीं है, तुम्हारा काम है, तुम्हारा जो कर्तव्य तुम्हारे लिए निश्चित किया गया है, तुम अपना कर्तव्य करो। टीलियोलॉजी क्या कहेगी? रिजल्ट देखो, बस परिणाम। नियम क्या कहता है? हम इस उलझन में नहीं पड़ेंगे, हम ये देखेंगे अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। परिणाम बेहतर होना चाहिए। हम नियमों के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये काम नैतिक है कि नहीं, तो इसका फैसला हम कैसे करेंगे? ये देखेंगे कि भाई इससे कितने लोगों को फायदा हो रहा है, तराजू में तोल करके देख लो आप। लेकिन
पर हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से फैसला करेगा तो कैसे काम चलेगा। तो ये टीलियोलॉजी कहती है। यहाँ पे आप इमैनुअल कांट और गीता का नाम लिख ही दोगे, और जब टीलियोलॉजी की बात आएगी तो टीलियोलॉजी में आप खूब सारे नाम लिख सकते हो, जेरेमी बेंथम हो गए, जॉन स्टुअर्ट मिल हो गए, तो इन सब के नाम जो है वो लिख सकते हो। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, कांट की एथिक्स पे जो पुस्तक लिखी हुई है उसका क्या नाम है, क्रिटिक्स ऑफ प्रैक्टिकल रीजन, जो कि आई 1788 में। पहली पुस्तक इसकी 1781 में आई, फिर उसका संपादित संस्करण 1786 में आया, सॉरी 7 में। फिर इसकी दूसरी बुक जो है एथिक्स पे जो लिखी हुई है, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन, वो 1788 में आई। ये मैं पिछले वीडियो में सब बता चुका हूं, है ना, इसलिए इतना जल्दी जल्दी बता रहा हूं। वर्च्यू की बात यदि हम करेंगे तो वही सुकरात, प्लेटो, अरस्तु आते हैं यहाँ, तो तीनों के तीनों, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, और ये तीनों ही क्या बात कहते हैं कि हम किसी भी नैतिक मूल्य का इतना ज्यादा अभ्यास कर लें कि वो हमारे व्यक्तित्व का अनिवार्य हिस्सा बन जाए, और जब वो हमारे व्यक्तित्व का अनिवार्य हिस्सा बन जाएगा तो फिर जब भी कोई परिस्थिति आएगी तो हम उस वर्च्यू के हिसाब से ही फैसला लेंगे या काम करेंगे। एक उदाहरण देख लो इसमें, और आपको उदाहरण देखना हो, जैसे नियमवाद में एक एग्जांपल देख लो। नियमवाद के एग्जांपल के तौर पर यह है कि भाई आप सरकारी अधिकारी हो, लोक सेवक हो, कलेक्टर साहब हो, आपको नियम है कि आप अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे किसी भी सिचुएशन में। नियम बना हुआ है तो आपको हमेशा क्या करना होगा, नियम का पालन करना पड़ेगा। टीलियोलॉजी के हिसाब से यदि आप देखोगे ना, तो टीलियोलॉजी में मैंने आपको काफी सारे लोगों के नाम तो बता ही दिया। अधिकतम लोगों की अधिकतम खुशी, सबसे संतोष है। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, नैतिकता के बिना व्यापार नहीं होना चाहिए। आप बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है, अच्छी बात है, पर नैतिक होना पड़ेगा। यानी कि क्या करेगा, जैसे कोई व्यापारी है, लाभ तो उसको खूब हो जाए, जैसे मिलावट कर देते हैं, नकली सामान बेच देते हैं, वो तो खूब सारा पैसा कमा लेते हैं, बाद में बेचारे कस्टमर रोते रहते हैं, उनके हेल्थ को नुकसान होता रहता है। तो इसमें जो है वो किसको जोड़ सकते हैं हम, यहाँ पे भी वो नैतिकता वाली बात आ जाएगी कि भाई हमको क्या रहना है, नैतिक रहना है किसी भी परिस्थिति में। एक जो सद्गुण है, सद्गुण क्या है, साहस का गुण है। चाहे आपके सामने खड़े हो पीएम, आपका जो है वो सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी खड़ा है, और आप अभी एसडीएम लेवल के, कलेक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल के, डीएम लेवल के ही हो, जो सही बात है उनके मुंह पे सही बात कह दे रहा है। ऐसे नहीं चापलूसी कर दी, अरे सर वाह वाह आपने कहा है तो सही बात होगी, गलत कैसे हो सकती है। साहस का गुण क्या है कि आप उनकी नाराजगी मोल ले सकते हो नैतिकता की खातिर। आप देखोगे अक्सर करके बहुत बड़ी खामी जो सरकारी तंत्र में होती है, जब हम वर्क कल्चर पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 6 और 7 के अंतर्गत, 6 के अंतर्गत, तब हम देखेंगे कि जो कार्य संस्कृति हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सरकारी कार्य संस्कृति में क्या है ना, जो अधिकारी है ना, अपने से सीनियर अधिकारी की बस चापलूसी में लगे रहते हैं। वो चाहे कितनी मूर्खतापूर्ण बात कह दे, अरे सर वाह 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 कितनी अच्छी बात कही है, मजे ही आ गए। उनमें हिम्मत ही नहीं कि ये कह दें कि नहीं सर ये अनैतिक रहेगा, ये काम नहीं कर सकते, क्यों ना हम इस दृष्टि से कर दें। कुछ तो बहुत अच्छे होते हैं, हालांकि वो विवादों में भी आते हैं, जैसे अनिल बोरडिया साहब हो गए, टीएन शेषन साहब हो गए। अभी मेरे ख्याल से झारखंड में एक आईएएस अधिकारी है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफी कुछ काम किया, उनका नाम मेरे को भी याद नहीं आ रहा, और एआई की मदद से वो एजुकेशन के क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। मेट्रो मैन जो श्रीधरन साहब है, उनका नाम है। किरण वेदी का तो नाम आपको बताइए कितने ज्यादा चर्चाओं में रहा, विवादों में बहुत ज्यादा रहा बेचारी का नाम। कितने सारे अधिकारी रहे हैं, काम करते हैं, लेकिन जो साहस दिखाते हैं वो विवादों में भी आएंगे, बहुत ज्यादा साहस दिखाएंगे। मंजू राजपाल का उदाहरण आप ले सकते हो। मंजू राजपाल जो है वो दादी सा उनको कहते हैं, राजस्थान में बहुत शानदार काम उन्होंने किया। तो बहुत सारे हैं। तो आप साहस का प्रदर्शन कीजिए, न्याय का प्रदर्शन कीजिए, नैतिकता का प्रदर्शन कीजिए, आपके चरित्र में झलकना चाहिए।
तो ये क्या हो गया आपका वर्च्यू एथिक्स हो गया। आपको एक और गुण जो बहुत ज्यादा होना चाहिए सिविल सेवक में, हालांकि हम ये टॉपिक नंबर अभिरुचि जब हम पढ़ेंगे यानी कि दूसरा और तीसरा वहां देखेंगे ना कि निष्पक्ष होना लोक सेवक के लिए कितना आवश्यक है। आपने देखा होगा अक्सर करके लोक सेवक किसी ना किसी एक पार्टी को पकड़ लेंगे, बस उसके झूले में झूलते रहेंगे। निष्पक्ष होकर के काम करना, वर्च्यू एथिक्स की से आप अपने अंदर सद्गुणों का विकास करो कि भाई मैं हूं ट्रांसपेरेंट आदमी। मेट्रोमैन ई श्रीधरन साहब का एग्जांपल लो, कभी कोई विवादों में नहीं आए, कोई कुछ भी कह ले उनके बारे में, पर ये तो वो ये मानेंगे कि व्यक्ति पूरी तरह ईमानदार है, पूरा निष्पक्ष है, पूरी पारदर्शिता के साथ काम करता है। तो ये वर्च्यू हैं जो कि हमारे अंदर आने चाहिए, सद्गुण है ये, और इनके आधार पर जब ये हमारे अंदर होंगे ना तभी तो हम व्यावसायिक संदर्भ में अच्छे फैसले ले पाएंगे। जो जैसे मैंने अभी कुछ सिचुएशंस बताई उन सभी सिचुएशंस में अंत में हम क्या करेंगे, गांधी जी का मैंने बताया था कि वो नैतिकता के बिना व्यापार वाला जो है वो वाला कथन जोड़ देंगे और निष्कर्ष लिख देंगे कि भाई परिश्रम के बिना धन जो होता है वो गांधी जी के 7 पापों में आता है। जब मेरी अंतरात्मा ही गवाही नहीं दे रही किसी काम के लिए करने के लिए, तो व्यावसायिक संदर्भ में जब भी मेरे सामने कोई भी एथिकल डिसीजन लेना होगा तो मैं अंतरात्मा के साथ ही रहूंगा, क्योंकि अंतरात्मा के बिना कोई भी सुख जो रहेगा वो पाप के भागी, गांधी जी के अनुसार वो सही नहीं है। इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हो। यदि आप कहो, यदि आप ये चाहते हो कि आप भाई समझाओ मत, हमें तो एग्जैक्ट लिख करके दे दो, तो ये भी कमेंट बॉक्स में बता देना। जो भी चाहेगा मैं ऐसा करूंगा, पीडीएफ लिख करके जो भी मेरे को जैसा भी मेरे से लिखा जाएगा उस हिसाब से मैं दे दूंगा। बट देखो ये क्या है कि ये केवल एक मॉडल है। मेरे जैसे जान कितने लोग हैं, कितनी सारी बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान है, सब मॉडल आंसर जारी करती है। तो बट अब आपका आंसर अपने आप में यूनिक होना चाहिए, स्पेशल। स्पेशल मतलब ऐसा नहीं कि अलग से कोई सुरखाव के पंख तो लगा नहीं दोगे, जो पूछा गया है वही लिखोगे, बट हाँ अच्छा लगना चाहिए। कॉपी चेक करना बहुत कठिन काम होता है। मैंने बहुत कॉपियां चेक की है, यूपीएससी की नहीं की, बट हाँ पर मैंने कॉपियां खुद चेक की है। बहुत कठिन काम होता है। कॉपी चेक करने वाला हमेशा यह सोचता है कि बहुत कम पढ़ करके और मैं इसकी कॉपी अच्छे से जांच लूं। तो कोशिश करो कि अच्छा लिख सको, बहुत जल्दी उसको समझ में आ जाए ऐसा हम लिख सके। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया तो फटाक से आपकी समझ में आ गया होगा, अच्छा तो इस तरीके से फैसला लेना है, इस तरीके से व्यावसायिक संदर्भ में फैसला लेना। तो ये आपका 2024 का पहला प्रश्न था। कोई भी डाउट हो आपको यदि ये कहो कि आपको एग्जैक्ट ही चाहिए तो बता देना। अब क्या है कि एग्जैक्ट अब मैं बोलूंगा तो है नहीं, अब ये ऑफलाइन है, ऑनलाइन भी नहीं है कि भाई लोग जुड़े हुए हैं, मैं बोलूं तो लोग नोट करेंगे, तो समय की ही बर्बादी है ना। वो तो काम तो पीडीएफ में भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप पूछ लेना। 2024 में एक ही प्रश्न आया था जो कि टॉपिक नंबर 1 से हमारे से कनेक्ट करता है, उस पर हमने चर्चा कर ली है। अब हम जो है 2023 के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। एग्जैक्ट आपको आंसर चाहिए तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में, हम अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं कोशिश क्या लिख कर ही देंगे। वैसे तो आप अपने हिसाब से लिखो, चेक कराओ, डालो, मैं बताऊंगा आपको, चेक करके बताऊंगा कैसा है कैसा नहीं है आपका आंसर। मैंने इतना कुछ बताया है, इसके आधार पर लिख करके ट्राई तो करो एक बार, तो जैसा भी लिखा जाएगा। प्रश्न नंबर 2 तो नहीं है, ऐसे क्रम से तो नहीं है, 2023 का प्रश्न है। वो अभी हमने 2024 का किया था, अभी 2023 का प्रश्न है। ये छोटा ही प्रश्न है और मेरे हिसाब से आसान भी प्रश्न है ये, मतलब 24 वाले की तुलना में आसान है, वैसे आसान नहीं। तो क्वेश्चन क्या है ये, डिफरेंशिएट मोरल इंट्यूशन फ्रॉम मोरल रीजनिंग विद सुटेबल एग्जांपल्स। यानी कि हमको क्या करना है, मोरल इंट्यूशन, यानी कि मोरल इंट्यूशन को क्या कहते हैं,
नैतिक अंतर्ज्ञान। यूपीएससी ने अनुवाद किया है अंतर्ज्ञान, मैंने खुद ने नहीं किया है, ठीक है। अंतःप्रज्ञा भी हो सकता है, पर अंतर्ज्ञान उन्होंने किया। और इससे क्या है, मोरल रीजनिंग, और मोरल रीजनिंग का उन्होंने जो किया हुआ है नैतिक तर्क शक्ति। वो क्या कह रहे हैं, उदाहरणों की मदद से बताइए कि दोनों में क्या अंतर है, यानी कि विद सुटेबल एग्जांपल्स, उचित उदाहरण देने। तो चलिए उचित उचित उदाहरण हम दे देते हैं। उदाहरण से ही बात शुरू करते हैं। अंतर्ज्ञान या अंतःप्रज्ञा एक ही बात है, या रीजनिंग है, तर्क शक्ति। सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हुआ, आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? तुरंत बिना सोचे समझे आप दौड़ करके जाओगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, अंतर्ज्ञान। और जब किसी कोई नहीं है और आप अकेले हो, तो आपका नैतिक अंतर्ज्ञान तुरंत आपको कहेगा कि एम्बुलेंस के लिए तुरंत कॉल करो, मदद के लिए तुरंत कोशिश करो। इस मामले को हम क्या कहेंगे, नैतिक अंतर्ज्ञान। पर वहीं आप जैसे ही कॉल करने लगे, अब तो खैर नियमों में बहुत परिवर्तन आ गया, पहले थोड़े कठिन नियम होते थे, आजकल तो कोई हॉस्पिटल पहुंचाता है, सूचना देता है एक्सीडेंट वगैरह की, तो कोई दिक्कत नहीं होती। पहले बहुत ज्यादा झंझट वगैरह होते थे। अब मान लो कि तुरंत जैसे ही आप कॉल करने लगे, आपने सोचा अरे यार इसमें तो दिक्कत हो सकती है, अच्छा इसमें ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, और आपने 5 मिनट तक ये तर्क लगाते रहे, तो अंतर क्या हो जाएगा, तर्क शक्ति। जहां भी लॉजिक आ गया, तर्क शक्ति का मतलब क्या, लॉजिक, तर्क लगा दिया आपने। और यहां पे अंतर्ज्ञान क्या है, जो आपकी अंतरात्मा ने कह दिया, जो आपकी अंतःप्रज्ञा ने कह दिया। एक और उदाहरण से समझ लेते हैं। एक तो ये उदाहरण हो गया, एक और उदाहरण लो। आप हो लोक सेवक, डीएम साहब, और आपने मान लो ठेका उठाया, पब्लिक लाइब्रेरी का ठेका उठा दिया, मान लो किसी भी चीज का, सड़क बनाने का एग्जांपल ले लो, कोई भी ले लो, पुल बनाने का, कुछ भी ठेका था। ठेका, आपको शिकायत मिली कि भाई बहुत भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है, आपको ये भी शिकायत मिली है, तुरंत फोन आया है कि भाई गांव वाले ठेकेदार की पिटाई कर रहे हैं, या शहर वाले गांव लोग जो है वो इकट्ठे हो गए, ठेकेदार की ठुकाई कर रहे हैं, जल्दी कुछ करो। आप तुरंत पहुंचे हो साहब। अब वहां स्थिति ऐसी है कि वहां की स्थिति को देख करके आपकी अंतःप्रज्ञा ने क्या कहा कि नहीं, तुरंत इस पर कार्रवाई करो। लेकिन जैसे ही आपने कार्रवाई करने की सोची, तो तुरंत ही, चूंकि आप सिविल सेवक हो, आपने सोचा कि नहीं, कार्रवाई ऐसे नहीं कर सकते भाई। कार्रवाई करने के लिए क्या चाहिए, आंकड़े चाहिए। कार्रवाई करने के लिए क्या चाहिए, साक्ष्य चाहिए। क्या चाहिए, कागज चाहिए, तर्क चाहिए। बिना इन चीजों के आप कैसे कार्रवाई करोगे? यदि आप बिना इन चीजों के को देखे आप सीधा कार्रवाई कर दोगे, तो आप फिर लोक सेवक कैसे हुए? दोनों में से कौन सी सिचुएशंस आप पे हावी है? आप अंतःप्रज्ञा से काम करोगे या फिर अंतर्ज्ञान से काम करोगे? तो अब आप समझ में आया कि नैतिक अंतर्ज्ञान क्या है और नैतिक तर्क शक्ति क्या है। क्योंकि तर्क शक्ति से हम काम करेंगे कि अंतःप्रज्ञा से हम काम करेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब इसमें हम क्या करेंगे, अब दोनों में अंतर बता दो। अब हम क्या करेंगे, दोनों में अंतर बता देंगे। अब दोनों में कुछ अंतर बताना हो तो कैसे बताएंगे भाई? देखो, अंतर्ज्ञान जब भी होगा तो कैसे होगा, ये अंतरात्मा से होगा, अंतःप्रज्ञा से होगा। रीजनिंग जब भी होगी तो कैसे होगी, तर्क के आधार पर होगी, आंकड़ों के आधार पर होगी, साक्ष्य के आधार पर होगी, कागजों के आधार पर होगी। एक अंतर हो गया।
दूसरा अंतर क्या होगा, ये क्या होगी, त्वरित होती है। कैसी होगी, त्वरित होगी। और कैसे होगी, सहजता से होगी। गुस्सा आया, निकाल दिया। ये कैसा होगा, धीमा। कैसे होगा, धीमा होगा। और कैसा होगा, ये गहनता के साथ चलेगा। हर चीज को बारीकी से देखेंगे भाई, बिना बारीकी से देखे बिना कोई काम नहीं करेंगे। जब नैतिक अंतर ज्ञान के आधार पर जब आप कोई काम करते हो तो आपका क्या काम आता है, अनुभव। आप किससे फैसले लेते हो, अनुभव से। किससे फैसला हो जाता है, भावनाओं से। किससे फैसला प्रभावित हो जाता है, परिस्थितियों से। अरे यार वो परिस्थिति ऐसी बन गई, मुझे गुस्सा आ गया यार अचानक से यार। और क्या प्रभाव पड़ सकता है, आपकी संस्कृति का प्रभाव पड़ सकता है, आपके समाज का प्रभाव पड़ सकता है। आप किस प्रकार के मूल्य आपके अंदर विकसित हैं, उन मूल्यों का प्रभाव आप पे पड़ सकता है। जबकि तर्क शक्ति के आप बात करोगे तो इन चीजों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां तो हम किसको देखेंगे, नियम क्या है, संविधान क्या कहता है। ठीक है, नियम क्या कहता है, संविधान क्या कहता है। और हम क्या देखेंगे इसमें, यही आंकड़े, साक्ष्य क्या है, प्रमाण क्या है हमारे सामने। इन सब के आधार पर काम करेंगे। आदेश क्या है, ये सब देख लेंगे। और क्या इसमें हो सकता है, यदि आप इसमें और कुछ भी जोड़ना चाहें तो उदाहरण, यदि आप इसमें जोड़ना चाहो तो वही है, घायल व्यक्ति को देख करके तुरंत मदद करोगे, घायल पक्षी को देख के उसकी मदद करोगे। और यहां यह है कि भाई आप विश्लेषण करोगे पूरी तरीके से कि भाई मैं ये फैक्ट्री लगाने का आया है डिस्ट्रिक्ट में, तो यदि हम ये फैक्ट्री लगाएंगे तो इसका पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे रोजगार की कितनी संभावनाएं बनेंगी, इससे किसानों की कितनी जमीन छीनेंगी। हर चीज का क्या करेंगे, रीजनिंग करेंगे, हर चीज पे लॉजिक लगा करके और फिर अंत में फैसला करेंगे। पर केवल इतने से बात नहीं बनेगी। हमने केवल इतना लिख दिया तो क्या हमको ना उत्तर मिल जाएंगे, नहीं रे। इतने ऐसा लिखने पर हमको क्या नहीं होगा, इतने अच्छे नंबर नहीं मिल सकते। तो भाई नंबर कैसे मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे बेहतर रहेगा कि हम क्या करें, पहले मोरल इंट्यूशन, नैतिक अंतर्ज्ञान जो है इसकी डेफिनेशन लिख दें 2 पंक्तियों में। फिर 2 पंक्तियों में जो मोरल रीजनिंग है, नैतिक तर्क शक्ति है, इसकी डेफिनेशन लिख लें। उन डेफिनेशंस को कुछ दार्शनिकों के कथनों से प्रमाणिकता दे दें। प्रमाणिकता देने के बाद फिर ये वाली टेबल बना दें, नीचे उदाहरण लिख दें 2-2, 1-2 उदाहरण इधर, 2 उदाहरण इधर, और फिर लास्ट में एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। तो हमारा उत्तर अच्छा मान लिया जाएगा। मेरे हिसाब से ऐसे उत्तर में 6 से ज्यादा नंबर मिलने चाहिए, 6-7 मिल जाने चाहिए। 7 से ज्यादा तो वैसे भी नहीं देते वो, हिंदी मीडियम वालों को तो वैसे ही नहीं देते। ऐसा नहीं है, हो सकता है कुछ को दिए भी हों, बट संभावना कम ही होती है। अब देखे तो हमने भी नहीं आंखों से, पर कहते ऐसे ही हैं। तो क्या है नैतिक अंतर्ज्ञान, मैंने आपको बता ही दिया कि तात्कालिक आधार पर फैसला लेना, भावनात्मक प्रेरणा पे आधारित फैसला लेना या अंतरात्मा पे आधारित फैसला लेना ही आपका क्या कहलाता है, नैतिक अंतर्ज्ञान कहलाता है। और नैतिक तर्क की बात करेंगे, जब कोई सिविल सेवक तर्कपूर्ण तरीके से विचार करते हुए सभी पक्षों की वैज्ञानिक तरीके से जांच करता है, कारणों की समीक्षा करता है, फिर उसके आधार पर जो फैसला लेता है उसको हम क्या कहते हैं, नैतिक तर्क शक्ति कहते हैं। कुछ लोगों के नाम जोड़ दो, जैसे कि डेविड ह्यूम का कथन जोड़ करके इसको प्रमाणिकता दे दो, इमैनुअल कांट का कथन जोड़ करके इसको क्या कर दो, प्रमाणिकता प्रदान कर दो। और इसके अलावा और एक और जो व्यक्ति है उसका कथन जोड़ा जा सकता है, उनका नाम है जोनाथन हेडिट। जोनाथन हेडिट।
तीनों क्या क्या कहते हैं, एक एक पंक्तियों में हम बता देते हैं। तो डेविड ह्यूम का क्या विचार है? तो डेविड ह्यूम कहते हैं नैतिकता के बारे में कि नैतिक निर्णय अक्सर भावना और अंतर्ज्ञान से प्रभावित होते हैं या प्रेरित होते हैं। कि नैतिक निर्णय अक्सर नैतिकता और वो भावना और अंतर्ज्ञान से प्रेरित होते हैं। किससे? भावना और अंतर्ज्ञान से प्रेरित होते हैं। भावना और अंतर्ज्ञान से प्रेरित होते हैं। नैतिक निर्णय अक्सर किससे? भावना और अंतर्ज्ञान से प्रेरित होते हैं। इसका मतलब यह है कि ये कह रहे हैं कि अक्सर करके हम मोरल इंट्यूशन के आधार पर ही ज्यादातर एथिकल फैसले ले पाते हैं या ज्यादा बेहतर फैसले ले पाते हैं। इमैनुअल कांट का इसमें कहना है, कांट तो हमेशा नियमों के पक्ष में रहता है, आपको पता ही है भाई। तो कांट क्या कहते थे कि भाई तुमको कैसा काम करना है, हमेशा ही कर्तव्य आधारित नैतिकता पर ध्यान रखना है। ये तो कर्तव्य की बात करते हैं ना, नियम की बात करते हैं। कर्म किए जा फल की इच्छा, जो तुम्हारा कर्म है वो करो। तो किसकी बात करेंगे? कर्म आधारित नैतिकता की बात करेंगे। और जोनाथन हेडिट ये कहता है कि जब भी नैतिक अंतर्ज्ञान में व्यक्ति बहुत तेजी से प्रतिक्रिया देता है, लेकिन जबकि जो नैतिक तर्क है उसके पीछे कारणों की व्याख्या समाई हुई होती है और उसके पास उचित कारण होते हैं, जबकि नैतिक अंतर्ज्ञान के समय वो जो फैसला लेते हैं उसके लिए उसके पास कोई ठोस वजह या ठोस कारण नहीं होते। अब विदेशी तो हमने सारे लेकर के आ गए, एक देसी भी चाहिए ना। गांधी जी को कभी मत भूलना, गांधी जी आपको नंबर दिलाने के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। जितना कोशिश हो सके गांधी जी को याद करते रहिए। अब गांधी जी को भी जोड़ दो कि गांधी जी ने इसमें क्या कहा है। अब आप देखो, गांधी जी का उदाहरण से ही शुरू कर दो, मैं तो कहता हूं। एक फिल्म है घातक, सनी देओल की। उसमें सनी देओल का जो बाप अमरीश पुरी जो बना होता है, वो सनी देओल को कहता है, पता है क्या? क्रोध को पालना सीख बेटा, क्रोध को पालना सीख। जब गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था ना, तो गांधी जी ने अपना क्रोध टीसी पे जाहिर नहीं किया। उन्होंने क्रोध को पाला और पूरे साउथ अफ्रीका की स्थिति में बदलाव लाने की कोशिश की, उसके लिए पूरा प्रयास किया। ये उदाहरण लिखना है, बकायदा लिख दो। गांधी जी को जब ट्रेन से निकाला गया तो गांधी जी चाहते तो उस समय नैतिक अंतर्ज्ञान के आधार पर गांधी जी अपना गुस्सा किस पे व्यक्त कर सकते थे? जो फेंकने वाला व्यक्ति है, जो टीसी है, जो टीटीई है, उस पर कर सकते थे। लेकिन उन्होंने नैतिक तर्क शक्ति का सहारा लिया और व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया और व्यवस्था में बदलाव की कोशिश की। उन्होंने सत्याग्रह को अपनाया, अहिंसा को अपनाया और अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई की। इससे पता चलता है कि उन्होंने क्या किया कि नैतिक तर्कों को, नैतिक दर्शनों को अपने जीवन में उतारा और उतार करके फिर उसके आधार पर फैसले किए। क्लियर है? डेविड ह्यूम लिख देना कि नैतिक की भावनाओं, जो नैतिक अंतर्ज्ञान के आधार पर जो हम फैसले लेते हैं वो अक्सर करके भावनाओं से प्रेरित होते हैं। इमैनुअल कांट लिख देना कि भाई नैतिकता हमेशा तर्क संगत होगी, नियमों पर आधारित होगी, कर्तव्यों पर आधारित होगी। और जोनाथन हेडिट की जो बात है वो मैंने आपको बताया कि व्यक्ति जब भी कोई भी बेकार काम देखता है तो अक्सर करके वो तुरंत रिएक्ट कर देता है, लेकिन उस तुरंत रिएक्शन का उसके पास कोई जवाब नहीं होता, उसके पास कोई वैलिड आंसर नहीं होता, कोई वो नहीं होता, उसके पास तर्क नहीं होता कि इस तर्क के आधार पर मैंने ऐसा फैसला किया। तो ये सारी की सारी चीजें आप लिख सकते हो। 4 व्यक्तियों के नाम लिख दो, गांधी जी का उदाहरण दे दो, गांधी जी के उदाहरण से भी आप शुरुआत कर सकते हो। या फिर आप शुरुआत में ऐसे करो, नैतिक अंतर्ज्ञान के बारे में 2 पंक्ति लिखो, फिर नैतिक तर्क शक्ति के बारे में 2 पंक्ति लिखो। आप वो भी नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट स्टेबल से शुरू करो।
कारणों में गांधी जी, नीचे उदाहरण आए तो गांधी जी के उदाहरण लिख दो। आपका तरीका होना चाहिए, आप कौन सा तरीका अपनाना चाहते हो। कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो ये कहे कि नहीं, मैं गांधी जी के उदाहरण से ही शुरुआत करूंगा। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, फिल्मों का भी जिक्र करके आ जाएंगे। जैसे मैंने बताया ना, घातक फिल्म का है, वो जिक्र करके आ जाएगा। तो आपको डिसीजन लेना है, ये आपको देखना है कैसे ज्यादा अच्छे नंबर आ सकते हैं, कौन सा तरीका आपको ज्यादा सूट करता है। क्योंकि लिखना आपको है ना, एग्जाम में याद आपको रखना है, और एग्जाम में जल्दी जल्दी लिखना होता है, समय उतना ज्यादा होता नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, शब्द सीमा का इतना ज्यादा खौफ नहीं खाना है। 150 की जगह 200 भी होंगे चलेगा, 100 मत कर देना 150 की जगह। कोशिश ये करना ज्यादा ही लिखो, कम कम लिखने की कोशिश ही नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं कि कम लिखोगे तो आप कुछ लिख कर ही नहीं सकते उसमें। तो मेरे हिसाब से ऐसा आंसर यदि आप लिख देते हो तो पर्याप्त है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, अच्छा ही आंसर है। और यदि आपको पूरा बना बनाया आंसर चाहिए तो बता देना। यदि आप ये कहते हो कि नहीं भाई मैं तो इस तरीके से आंसर लिखूंगा, तो आंसर मुझे लिख करके बताओ, मुझे भी थोड़ा सा डाइवर्सिटी का मौका मिले। आखिर हम और आप बराबर के ही व्यक्ति हैं, कोई बहुत ज्यादा विशेष अंतर नहीं होगा मुझ में और आप में, ठीक है, क्योंकि हम समान धरातल पर ही खड़े हैं। चलिए, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, अगले साल की तरफ बढ़ते हैं। तो 2023 में ये एक ही प्रश्न आया था, अब 22 की तरफ चलते हैं। तो 22 में जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं, कौन सा प्रश्न है। 22 में प्रश्न है आपका, क्या बात है यार। 22 के दो प्रश्न है हमारे पास। पहला प्रश्न है, आपके पास भी लिस्ट होगी, एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव द राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू। यानी कि नैतिक, आपको क्या करने का अधिकार है और आपको क्या करना उचित है, कि बीच के अंतर को जानना नैतिकता है। कि आपके अधिकार और कर्तव्य, बेसिकली आप तो क्या कर लो, अधिकार और कर्तव्य कर लो। 2022 है, अधिकार कर्तव्य, क्या आप करने का अधिकार है और क्या करना उचित है। अधिकार तो आपको बहुत सारे काम करने का होगा ना, लेकिन क्या आपको जो भी अधिकार मिले हुए हैं उन सारे अधिकारों को 100% फॉलो करोगे आप, तो क्या वास्तव में वो सब उचित है या उचित से उनका टकराव है। व्हाट यू हैव द राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू, आप क्या कर सकते हो और क्या करना सही है, इसके अंतर को जानना। आपके पास क्या करने का अधिकार है और क्या करना सही है। स्पाइडरमैन मूवी मेरे को याद आ गई, जिसमें वो सबसे फेमस डायलॉग है ना कि ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि ताकत तो बहुत है, कर तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन क्या करना सही है, सबसे बड़ी बात एथिक्स में तो यही है ना। एक लोक सेवक के पास ताकत बहुत होती है, जबरदस्त ताकत होती है, खासकर जो विकासशील जो देश होते हैं उनमें तो बहुत जबरदस्त पावर होती है। आपको पता ही है लोक सेवक का, वो फिल्म है ना एक, कौन सी है यार, इंस्पेक्टर मगनीराम वाली फिल्म का नाम गंगाजल। तो उसमें वो इंस्पेक्टर मगनीराम कहता है ना, क्या कहता है कि दरोगा का पावर मालूम है ना तुमको, 2 मिनट में अंदर कर दूंगा। दरोगा का पावर है बहुत बढ़िया, दरोगा मगनी मगनी राम उसका नाम रखा, उसका नाम रणधीर सिंह रखना चाहिए था, ठीक है, रणधीर सिंह को रखना चाहिए था। इसकी कहानी पुरानी वीडियो में बता चुका हूं मैं क्यों, है ना। चलो ऐसी मजाक की बात है ना। तो लोक सेवक के पास बहुत पावर होती है, वो बहुत कुछ कर सकता है, पर क्या वो उचित है कि नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक, चलिए शुरू करें इसका आंसर।
तो ये जो कथन है, ये कथन किसका है ये भी देख लो, मैं कथन बताना भूल गया। देखो वैसे क्या होता है कि जो ये कथन जो आते हैं ना, ये टॉपिक नंबर 5 से आते हैं ज्यादातर, जितने भी आते हैं। पर ये कथन जो आया है ये किसका आया है? पॉटर स्टीवार्ट का आया है। ये एक अमेरिकी जज हैं, इनका नाम लिख देता हूं पहले, POTTR, पॉटर स्टीवार्ट, STEWART। ये अमेरिका का जो USA जो है, वहां का जो सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट में जज रहे, काफी लंबे समय तक रहे, 20-25 सालों तक, शायद 1958 से 81 तक शायद रहे होंगे, या 60 से 80 तक, ऐसा ही कुछ है, मतलब 20-22-25 साल के आसपास रहे। अब इस व्यक्ति का कथन दे दिया, आप समझ रहे हो किसका कथन दिया है। अब टॉपिक नंबर 5 में दार्शनिक है, तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे जो टॉपिक नंबर 1 है, इसमें कई सारे प्रशासकों के विचार भी हैं कि इनसे क्या शिक्षा मिलती है प्रशासकों से, तो हमने इसीलिए इसको टॉपिक नंबर 1 में ले लिया। नहीं तो ये टॉपिक नंबर 5, यदि कांट का वचन वाक्य होता, डेविड ह्यूम का होता, जेरेमी बेंथम का होता, हीगल का होता, बर्गसन का होता, अरस्तु, हीगल, किसी भी दार्शनिक का होता, अरविंदो, विवेकानंद वगैरह, तो 5 में लेते, महात्मा गांधी, अम्बेडकर, जो भी कुछ है। कोई नहीं, यहां देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है, जैसा 5 में देखा वैसा 1 में देखा, क्या ही फर्क पड़ता है, करना तो है, देखना तो है ही। चलिए यहां भी एक उदाहरण ले लें, उदाहरण से बात जल्दी समझ में आती है ना, थोड़ा आसान रहता है, मेरे को हमेशा से ये महसूस होता है। ये रख देता हूं ना, कोई कंपनी है, ठीक है, जैसे कानपुर में एशिया का जो सबसे बड़ा जो चमड़ा जो उलीचा जाता है, चमड़े को उलीचा जाता है, उलीचा हिंदी के लिए शब्द है, तो चमड़े का जो शोधन होता है कानपुर में होता है, आपको पता है, कानपुर में गंगा नदी है, गंगा नदी गंदी होती है। अब जो फैक्ट्रियां वहां पे हैं चमड़ा उलीचने की, उनको ये अधिकार तो है कि वो चमड़ा उलीच सकती हैं, पर उनकी नैतिकता ये है कि भाई वो क्या करें कि नदी को भी तो साफ रखें, नदी में कचरा ना जाने दें, ये भी क्या है, उनकी जिम्मेदारी है, अधिकार है बिजनेस करने का, ठीक है खोलो ना यार, कानूनी अधिकार मिला है आपको, पर यह उचित नहीं कि आप अपने पानी को नदी में मिलाओ और नदी के पानी को प्रदूषित करो। बात समझ में आ गई आपकी? कंपनी को अधिकार तो है, उस फैक्ट्री मालिक को अधिकार तो मिल गया कि भाई वो फैक्ट्री खोल सकता है, पर व्हाट इज राइट टू डू, और उचित क्या है, उचित यह है कि भाई जो कचरा जो निकल रहा है उसको नदी में ना मिलने दे, या किसी भी प्रकार के जल संयंत्र में ना मिलने दे। उसको यह भी उचित है कि वो पानी का, जैसे सामान्य मानव है, मेरे घर बिजली का बिल आता है, मैं तो बिल भरता हूं, तो मेरे पास अधिकार है कि मैं कितनी भी बिजली खर्च करूं, लेकिन क्या बिजली खर्च करना सही है? अनावश्यक। लेकिन व्हाट इज राइट टू डू, और राइट टू डू क्या है कि मैं मिनिमम बिजली यूज करूं, जितना कम हो सके उतना कम यूज करूं। गांधी जी को भूलना नहीं है, ध्यान रखना। गांधी जी कहते हैं कि ये धरती सभी मनुष्यों की जरूरतें पूरी कर सकती है, लेकिन लालच एक व्यक्ति का भी पूरा नहीं कर सकती। और राइट है, तुम पानी कितना भी खर्च कर सकते हो, तुम्हारा अधिकार है, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है, सही क्या रहेगा कि तुम पानी उतना ही खर्च करो जितना आवश्यक है, बेवजह आवश्यक खर्च मत करो। तुम्हारे पास अधिकार है कि भाई तुम खबरें फैला सकते हो, मीडिया में हो, तुम नेता हो, कुछ भी हो, लेकिन जिस किसी भी पद पे हो, आप लोक सेवक हो, आपके पास अधिकार है कि आप कहां पर खनन करने की अनुमति देते हो, कहां पे माइंस की अनुमति देते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस जगह पे देना सही रहेगा और किस जगह पे देना सही नहीं रहेगा। कभी कभी रूल्स के बियॉन्ड जाना पड़ता है। तो अब आप उदाहरणों से अब ये समझ में आ गया होगा आपके कि भाई क्या करना, मतलब कि अधिकार और कर्तव्य के बीच की बात है कि भाई ठीक है हम ये कर तो सकते हैं, लेकिन क्या ये करना सही रहेगा? असली विचार तो ये है। चलिए और देख लेते हैं।
देखिए कानून में और नैतिकता में क्या अंतर है, मैंने आपको पैसे तो पढ़ाया हुआ है। ये कानून और नैतिकता में अंतर क्या है? एक नियम के अनुसार चलने की बात कहता है, दूसरा अंतरात्मा के अनुसार। एक कहता है कि तुम किसका पालन करो, सत्ता का, और एक कहता है कि नहीं, तुम पालन किसका करो, अंतरात्मा का, अंतर्ज्ञान का पालन करो, अंतर प्रज्ञा का पालन करो। और अंतरात्मा के बिना सुख गांधी जी के हिसाब से पाप है। अब जब अधिकार और कर्तव्य के बीच, तो हमको क्या करना है? जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ध्यान रखना, सी सौ, वो बच्चों का झूला होता है ना, यूं वाला, हमको बैलेंस बनाना है, 180 डिग्री के कोण पे रहना है हमको, बस बुद्ध के मध्यम मार्ग को नहीं भूलना है। इस उत्तर में भी हम क्या करेंगे कि हमारे अधिकार और व्हाट राइट टू डू, जो उचित है, जो कर्तव्य है, उनके बीच संतुलन बनाते हुए हम काम करेंगे। और आप यदि अपनी मर्जी से ये बात कहोगे तो काम बात बनेगी नहीं ना, उत्तर में उतनी गहराई नहीं आएगी। आप बड़े लोगों को बीच में लेकर के आओ, साहब मैं नहीं कह रहा, ये बड़े लोग कह रहे हैं, मैं तो इनके हिसाब से काम करूंगा, बड़े लोग हैं साहब, देखो ये कह रहे हैं, आप कह दो नहीं साहब, थॉमस हॉब्स है, इमैनुअल कांट है, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव कांट कह के गया, भाई मेरी क्या औकात है, गांधी जी कह के गए, भाई मैं क्या करूं, ठीक है, अमर्त्य सेन कह करके गए हैं, मैं क्या करूं, जिक्र कर दो, नंबर मिल जाते हैं। चलो तो चलो जिक्र करते हैं, तो जिक्र करो। सबसे पहले किसका जिक्र करोगे आप? ये मिटा देता हूं ना, चलो इसको तो रखे रहने दो, हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा यार, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, कोई नहीं, कुछ नहीं सॉरी यार। चलो तो सबसे पहले हम ले लेते हैं थॉमस हॉब्स को। थॉमस हॉब्स ने एक थ्योरी दी, थॉमस हॉब्स को मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं पहले ही भाई, है ना। इन्होंने एक थ्योरी दी जिसको कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से थॉमस हॉब्स इस थ्योरी के बीच के साथ में क्या कहते हैं कि भाई, ये कहता है थॉमस हॉब्स कि भाई मनुष्य के पास अधिकार तो खूब सारे हैं, लेकिन अपने कुछ अधिकार उसने कहां रख दिए, राज्य के पास रख दिए, ताकि दूसरे लोगों के अधिकार सुरक्षित रहे। मैं बिजली कितनी भी खर्च कर सकता हूं, मेरे पास खूब पैसा, मैं कितना भी बिल भर सकता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम गरीबों के हक की बिजली भी मार लो, तुम किसानों के हक की बिजली खा जाओ, क्योंकि जब तुमको बहुत ज्यादा बिजली देगी तो कहीं ना कहीं से तो कटौती करनी पड़ेगी। आप कहोगे भाई मैं क्या कर सकता हूं, तो इसमें ज्यादा बिजली बनाओ, ये तो वही बात हो गई ना भाई, कि भाई ये चरम भोगवाद हो गया, ये क्या हो गया, भोगवाद। और हमको क्या करना है, अभी मैंने बताया संतुलन बनाना, कि भोगवाद और वैराग्यवाद के बीच का संतुलन हमको बना करके चलना है, भोगवाद और वैराग्यवाद के बीच में रहना है। यदि सारे के सारे लोग ऐसे हो जाएंगे पूरी दुनिया, तो भाई बिजली कैसे होगी, चल पाएगी क्या, और कितने दिन चल लेगी? कुछ तो छोड़ के जाओगे, औरों के लिए कुछ तो दोगे। घर में जो बाप है, जो कमाने वाला है, चाहे माँ हो बाप हो, वो ये कहते कि कमाता मैं हूं, मैं तो अपने ऊपर खर्च करूंगा, तुम भाड़ में जाओ, मेरा अधिकार है, मेरा पैसा। तो क्या करें, बच्चों को भूखा मार दें, बच्चों को आधी आधी रोटी खिला के सुला दें, बच्चों की पढ़ाई पे खर्चा ना करें, ये तो भोगवाद हो गया ना। तो व्हाट इज राइट, अधिकार तो है उसके पास, व्हाट इज राइट टू डू, लेकिन क्या उचित है कि नहीं है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना।
और उचित का फैसला तुम अकेले अपने आधार पे नहीं कर सकते ना, स्वार्थवाद के आधार पे करोगे क्या, सुखवाद के आधार पे कर लोगे तो कैसे काम चलेगा? भोगवादी बन जाओगे आप, तो चारवाक बन जाओगे। 4 बज गए हैं लेकिन पार्टी अभी बाकी है, तुम तो करते रहोगे, घर पे बच्चे रोते रहे। फिर तुम एलोन मस्क हो, तुम्हारे पास तो पैसा है, तुम तो दुनिया के सारे संसाधन खरीद लोगे, तो बाकी के लोग मर जाए क्या? अधिकार है तुम्हारे पास, कर सकते हो। चलिए ज्यादा हो गया ना कोई नहीं। इसी में किसको ले लेंगे हम? इमैनुअल कांट को ले लेंगे। और इमैनुअल कांट का जो एक बहुत ही क्या कहते हैं, जो जिसको हम कहते हैं निरपेक्ष आदेश, निरपेक्ष आदेश, इसको कहते हैं सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत, निरपेक्ष आदेश, कैटेगोरिकल, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, निरपेक्ष आदेश। निरपेक्ष आदेश है कांट का, बर्कले पर ना मानता, मैं कुछ भी ना जानता। एक बहुत ही घटिया सी कविता लिखी थी मैंने। बिग बैंग के विस्फोट से या बड़े पुराने वेद से, मतलब किसने बोलो ये जग जना जानना, ऐसा करके बहुत ही घटिया थी। तो कैटेगोरिकल इंपेक्ट, निरपेक्ष आदेश, ठीक है। अब निरपेक्ष आदेश क्या कहता है? निरपेक्ष आदेश ये कहता है कर्म करना है और सारी बातें भूल जाओ। यदि कोई रास्ते में पड़ा है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है, मतलब पहुंचाना, दूसरी बात सोच नहीं लेनी है तुमको। नियम है, नैतिक यही है, हमको ऐसा काम करना है जो सार्वभौमिक रूप से सब, जिस परिस्थिति में सब लोग करेंगे। कोई भी सड़क पे पड़ा है तो हर एक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है कि उसको हॉस्पिटल पहुंचाए। ये कौन कहता है? कांट। कैटेगोरिकल इंपेरेटिव जो निरपेक्ष आदेश है ना, वो काफी बड़ा है, इसको हम विस्तार से देखेंगे 5 में। अभी तो मैं बस हल्का फुल्का बता रहा हूं आपको। अब और किसको लेकर के आ जाएंगे हम? जेरेमी बेंथम को। जेरेमी बेंथम, बेंथम आपको पता है, बेंथम हो गया, मिल हो गया, ये उपयोगितावाद से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो बेंथम क्या कहते हैं कि भाई नैतिकता का आधार क्या है? भलाई है। नैतिकता का आधार क्या है? भलाई है। और दूसरों को नुकसान पहुंचाना गलत है, चाहे वो कानूनी रूप से गलत हो, यानी कि ये नियम की परवाह नहीं करेगा ना, क्योंकि ये तो टेलियोलॉजी में भरोसा करता है। मैं बताया ना, ये उपयोगितावादी है, ये तो रिजल्ट के बारे में सोचेगा, परिणाम अच्छा होना चाहिए। और यही बात कौन कहेगा? जॉन स्टुअर्ट मिल भी ये बात कहेगा। जेएस मिल, जेएस मिल का भी क्या है? यूटिलिटेरियन है ना, उपयोगितावाद, और वो भी क्या कहेगा? उपयोगितावाद, कि भाई रिजल्ट की परवाह करेंगे हम। उचित वही है जो अधिकतम लोगों को खुशी दे। उचित वही है जो क्या करे? अधिकतम लोगों को खुशी दे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को यदि खुशी सुख मिल रहा है, वही उचित है, वही करना चाहिए। तो जब भी आप अपने अधिकारों का प्रयोग करें तो ये देखें कि भाई अधिकतम लोगों को इससे कैसे लाभ होगा, और यदि अधिकतम लोगों को इससे लाभ हो रहा है तो आप वही कार्य करें। पर गांधी जी तो लाठी उठा लेते हैं, इस बात पे गुस्सा आ जाता है उनको, ठीक है। नहीं, महात्मा गांधी जी के बारे में वैसे नहीं कहते भाई, मेरी पिटाई सुटाई हो जाएगी, है ना। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, लाठी कभी नहीं उठाई उन्होंने, है ना, चलने के लिए उठाई बस, जब भी उठाई। गांधी जी ये कहते हैं जब भी आप अधिकारों की बात करें तो पहले कर्तव्यों का पालन करें। अधिकारों को काम में लेने से पहले कर्तव्यों का पालन करें। ध्यान रखें कि नैतिकता हमेशा संवेदनशीलता से जुड़ी हुई है। ये कौन कह रहा है? गांधी जी। तो गांधी जी हमेशा क्या कहेंगे कि अधिकारों का प्रयोग करो, लेकिन अधिकारों से पहले किसको ध्यान में रखना है? कर्तव्यों को। और न्याय के बारे में जॉन रॉल्स के बहुत ही शानदार विचार हैं, तो जॉन रॉल्स के भी विचार थोड़े से देख लेते हैं यहाँ पे। देखो, इतने सारे लोगों को बीच में लेकर के आने का फायदा ये होता है ना कि जो एग्जामिनर जो रहेगा उसको मजा आ जाता है,
उसको लगता है कि यार ये बच्चा ना कुछ पढ़ करके आया है, ऐसे ही नहीं है, टाइम पास में नहीं आ गया। जॉन रॉल्स ने थ्योरी ऑफ जस्टिस दी, न्याय का सिद्धांत दिया। अरस्तु के बाद सबसे अच्छा न्याय का सिद्धांत दिया अरस्तु के बाद तो जॉन रॉल्स ने ही दिया। अरस्तु और जॉन रॉल्स, बहुत लंबा चौड़ा। जॉन रॉल्स तो 19वीं सदी का आदमी है, अरस्तु बेचारा 2500 साल पहले का आदमी है, 600 ईसा पूर्व का, 500 ईसा पूर्व मान लो। और जॉन रॉल ये कहता है कि भाई आपके अधिकारों का प्रयोग तभी नैतिक माना जाएगा जब उससे समाज का भला होगा, जब उससे समाज में अधिकतम लोगों को न्याय मिलेगा, जब सभी समाज के सभी लोगों के लिए वो क्या होगा, न्याय संगत होगा। अधिकार तभी नैतिक होगा जब वो न्याय संगत होगा। अधिकार तभी नैतिक होगा जब वो कैसा होगा, न्याय संगत होगा, वो भी पूरे समाज के लिए। ये बात कौन कह रहा है, जॉन रॉल्स कह रहा है। और वो ये भी साथ में कह रहा है कि भाई जब भी आप अपने अधिकारों का प्रयोग करें तो व्यक्तिगत हित से ऊपर उठ करके करें, व्यक्तिगत हित से ऊपर उठ करके करेंगे। यानी कि आप लोक सेवक हो तो आप अपना फायदा नहीं देखोगे, पूरे समाज का ज्यादा फायदा किसमें हो रहा है, पूरे समाज के लिए न्याय संगत है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि एक स्पेशली समाज को फायदा हो रहा है, एक ही वर्ग को फायदा हो रहा है और वर्गों को फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, इतना काफी है, इतने सारे लोगों के विचार आप लिख दोगे ना, मजा आ जाएगा रे कॉपी चेक करने वाले को। ठीक है, तो ये है। अब इसमें उदाहरण लिख दो आप। ये सारी बातें बताने के बाद में आपको उदाहरण लिखना पड़ेगा, उदाहरण से बात में वजन आ जाता है, अच्छी समझ में आती है। अभी हाल ही में हमने एक कोहिनूर खोया है, सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुआ, वही लिख देना। रतन टाटा साहब का उदाहरण लिखो ना, कितना शानदार है कि उनके पास अधिकार था, कितनी सारी शक्तियों का वो प्रयोग कर सकते थे, कितनी सारी, लेकिन उन्होंने वही किया जो व्हाट इज राइट टू डू। यानी कि उन्होंने क्या किया, समाज की भलाई के लिए खूब दान दिया, अपने स्वयं के ऊपर खर्चा नहीं किया कभी भी। जैसे उनके बारे में कहते हैं कि वो टाटा नैनो से चलते थे, टाटा कंपनी के मालिक थे, चलते टाटा नैनो से थे। मतलब कुछ कई बार चले होंगे, इधर उधर गए होंगे तो मीडिया में आ गया, तो आप लिख सकते हो कि रतन टाटा, सादा जीवन उच्च विचार। उन्होंने जो है वो हमेशा वही किया जो सही था, जो उचित था। और उचित क्या होता है कि एक कंपनी जो मुनाफे में है उसको चाहिए कि वो क्या करे, समाज का भी भला करे। तो उन्होंने समाज के भले के लिए काफी काम किया। आप विप्रो वाले जो हैं, विप्रो जो कंपनी है ना, उसके जो मालिक है अजीम प्रेम जी, उनका भी नाम लिख सकते हो कि जो अजीम प्रेम जी हैं उन्होंने भी काफी सारा अपना पैसा जो है वो खर्च किया है समाज की भलाई के लिए। बहुत कुछ दान करते हैं, एजुकेशन के फील्ड में बहुत कुछ काम कर रहे हैं, है ना। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के नाम से एजुकेशन में बहुत कुछ ये काम कर रहे हैं। मैंने भी इनके साथ काम किया हुआ है, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के साथ, तो बहुत कुछ बेहतरीन काम ये कर रहे हैं। मतलब फाउंडेशन में रह के मैंने काम नहीं किया, फाउंडेशन के साथ मैंने कुछ जो टॉपिक होते हैं एजुकेशन से जुड़े हुए, कुछ जैसे कोई बुक निर्माण हो गई या टीचर्स ट्रेनिंग वगैरह हो गई, इनसे जुड़े हुए कुछ काम किए। तो बहुत कुछ, तो इनके उदाहरण लिखो आप, रतन टाटा का लिख दो, है ना, अजीम प्रेम जी का लिख दो। और ये बात आप हमेशा ही लिखो कि भाई जो अधिकार हैं, नैतिक अधिकार, हमेशा की नैतिकता जो है वो अधिकार और कर्तव्यों के बीच संतुलन स्थापित करती है, सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता है। ये सारी लिख दो। और साथ में क्या लिख दो, सर्वे भवन्तु सुखने भी लिख दो, सर्वे संतु निरामया सर्वे भवन्तु सुखने, कि हमारे तो प्राचीन काल में से ही हम सभी के सुखों की बात कहते हैं, केवल अपने सुख की बात नहीं कहते। कि भगवान राम के पास ताकत थी, समुद्र को सुखा सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हाथ जोड़ करके क्या मांगा, उससे रास्ता मांगा। तो हम शुरू से क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखने की अवधारणा पर काम करते हैं। ठीक है, लास्ट में निष्कर्ष कर देना कि भाई पॉटर जो स्टीवार्ट हैं वो ये कहते हैं कि भाई नैतिकता का जो कथन है ये नैतिकता की गहरी समझ को स्पष्ट करता है। वो अधिकारों और जो उचित है उसके बीच अंतर को स्पष्ट करना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि नैतिकता केवल कानूनी अधिकार नहीं है
बल्कि ये क्या है, कर्तव्यों का संतुलन है। यह तय करने की भी क्षमता है कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। ये सब कुछ लिख दोगे तो आपका आंसर जो है वो अच्छा या बेहतरीन मान लिया जाएगा। कोई सवाल, कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई। अब जितना मेरे हिसाब से जितना मैं कर पा रहा हूं उतना मैं बता रहा हूं आपको, फिर भी सवाल हमेशा मन में रहते ही हैं। तो अब 1 घंटे से ज्यादा की वीडियो बन चुकी है, 1.25 घंटे की लगभग। और अभी क्वेश्चन तो हम 2022 का एक ही क्वेश्चन हुआ है, 2022 का भी एक क्वेश्चन और है दलाई लामा साहब का। तो आप लॉन्ग वीडियो चाहते हो कि शॉर्ट वीडियो चाहते हो, एक बार यार आप ये भी बता दो तो थोड़ा ठीक रहे। हमें कई बार ये डिसीजन नहीं कर पाता, अब क्योंकि लोगों को अक्सर करके कहना होता है कि यार शॉर्ट वीडियो ठीक रहती है, कुछ कहती है लॉन्ग होती है, अब पता नहीं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ 2 पार्टों में बना ही देता हूँ अक्सर करके, जब भी मेरे को लगता है कि 60 मिनट से ज़्यादा की वीडियो हो रही है, 1 घंटे से ज़्यादा की। ठीक है, आपको भी थोड़ा ज़्यादा बोरिंग ना लगे, एक ही पूरे वीडियो में सब कुछ ना देखना पड़े, इस हिसाब से। ठीक है, तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है ना 2022 का, वो क्या है, आपकी सफलता का आंकड़ा निस्वार्थ से होगी, इसे पाने के लिए आपको क्या छोड़ना पड़ा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये अपने जीवन में अपनाने लायक प्रश्न है, दलाई लामा साहब का है। वैसे तो टॉपिक नंबर 5 में ले सकते हैं, क्योंकि दलाई लामा साहब को एक तरीके से हम दार्शनिक समझ सकते हैं, पर ठीक है, हम टॉपिक नंबर 1 में भी इसको समझ लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। अभी जब ले लिया है तो ले ही लिया है कि आप जज योर सक्सेस बाय व्हाट यू हैड टू गिव अप इन ऑर्डर टू गेट इट, कि आपकी सफलता कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, हम इस बात से देखेंगे कि आपको इसके लिए क्या छोड़ना पड़ा, क्या त्याग किया आपने। यदि आपका त्याग बड़ा है तो आपकी सफलता बड़ी है, यदि आपका त्याग बहुत छोटा है तो आपकी सफलता इतनी बड़ी नहीं है। जैसे कर्ण ने अपने कवच कुंडल दान में दे दिए थे, ठीक है, पर उसने सफलता के लिए नहीं किया, वो तो दान की श्रेणी में आ गया। ये थोड़ा गलत एग्जाम्पल हो गया, चलो कोई नहीं, अभी हम देखेंगे, शुरू करेंगे इसको अभी तुरंत ही, और फिर हम इसको उदाहरणों द्वारा जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं वैसे ही समझेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी 2 मिनट की तो बात है ना। अभी तुरंत ही मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, इसको बंद करूंगा और सेव करूंगा और दूसरी वीडियो शुरू करूंगा। चलिए फिर, नमस्कार। कमेंट जरूर कीजिए प्लीज यार, रिक्वेस्ट। सवाल तो पूछो ना यार, अपने आंसर लिख करके पोस्ट तो करो, चेक करा लो, मुझ पे ही करा लो, और कहीं नहीं करा रहे तो फ्री में कर देंगे यार, क्या है। ये तो मजाक वाली बात हो गई, सॉरी, ये बात नहीं बोलनी चाहिए, बट ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार। कमेंट जरूर कीजिए, सवाल पूछिए, किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल हो, एथिक्स से जुड़ा हुआ, दर्शन से जुड़ा हुआ, यूपीएससी से जुड़ा हुआ, तैयारी से जुड़ा हुआ, जरूर पूछिए। आपकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी, सीरियसली, और तैयारी हम करें तो ज़्यादा बेहतर है, सफलता हम जल्दी हासिल कर सकते हैं। चलिए फिर पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।